दिनेश सिंह गैट जी कनेक्ट हो गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र का अभी हम टैली के जरिए आंकड़ा दिखा रहे थे, 288 में से 288 सीटों पर रुझान आ गए हैं और 222 सीटों पर महायुति अलायंस आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है सर, नतीजों में अगर ये तब्दील हो जाता है तो सरकार बनेगी यहाँ पर महायुति अलायंस की ही, सीएम कौन बनेगा वो तो बात की बात ही है, लेकिन क्या फैक्टर्स काम कर जाएंगे इनके लिए? देखिए, अब तक का एक तरह से अगर देखा जाए तो मेरे एक शब्द में अगर बोला जाए तो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन महाराष्ट्र में भाजपा का रहेगा, भाजपा गठबंधन का रहेगा। क्योंकि भाजपा जो है सिर्फ अकेले में स्ट्राइक रेट की अगर पिछले बात करें तो इससे बेहतरीन स्ट्राइक रेट मुझे लगता नहीं कि क्योंकि 150 सीट के 149 सीट मेरे ख्याल से लड़ी और उसमें से जैसे क्रॉस करते 125 से ऊपर जो सीट भाजपा करेगी जीतते हुए और मेरा के रुझान जो है अभी जो बता रहे हैं फिलहाल के हिसाब से वो उन आंकड़ों के हिसाब से सबसे आगे जैसे एक तरह से निकल के नजर आ रही है, तो वो चीजें हैं। और दूसरा देखिए कि जैसे कि अब इसका रुझान का फर्क क्या है, कितना पड़े क्या पड़ेगा वो सब चीजें अलग है, लेकिन रुझान जैसे अच्छे खासे अगर शुरुआत में करो तो काफी हद तक देखिए आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग का सारा जमाना है, तो जैसे 4-5 राउंड के आसपास में जो चीज रहती है तो आगे जैसे अगर मार्जिन कम रहता है तो पूरा ये एक अलग। सर, आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है। एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं हम, फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। महाराष्ट्र से एक बार फिर हम जानकारी दे देते हैं आपको। 288 में से 288 सीटों पर देखिए रुझान सामने आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का इंडिया गुट जो है 222 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं उनके कैंडिडेट्स, और कांग्रेस में 52 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्लस का जो हम जानकारी दे रहे हैं महाअघाड़ी अलायंस था ये। इसमें देखिए बीजेपी ने खुद एज अ सिंगल पार्टी सेंचुरी पार की है, 125 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स फिलहाल आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बढ़त है उनके कैंडिडेट्स को। जो शिवसेना है शिंदे गुट की 55 कैंडिडेट्स उनके बढ़त के साथ अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। अजीत पवार के एनसीपी 35 कैंडिडेट्स उनके बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम अब बात करें, महाअघाड़ी की बात करते हैं, तो 22 कैंडिडेट्स उनकी बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं और जो ठाकरे गुट की शिवसेना है उनके 17 कैंडिडेट्स फिलहाल आगे चल रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी 13 कैंडिडेट्स उनके आगे चल रहे हैं। और एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं दिनेश सर हमारे साथ। सर, अब आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए, ज़रा फैक्टर्स बता दीजिए कि क्या क्या आपको लग रहे हैं, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या फैक्टर्स काम करते हैं? ये बोलिए, देखिए जैसे कि अब तक का जैसे एक तरह से मैंने जैसे पहले बार उसी कंटिन्यू बताता हूँ कि जैसे कि जो पहले की जैसे कि जो स्थिति और अब की स्थिति में जितना जो फर्क है उसका जैसे कि रुझान जिस तरीके से नजर आ रहा है, तो उसमें देखिए जैसे कि सेफ वाली बातचीत थी कि किस तरीके से जो कांग्रेस गठबंधन ने सेफ का विश्लेषण कैसे किया था और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, भाजपा गठबंधन ने किस तरीके से उसको पेश किया था, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं फैक्टर देखिए मुझे लगता है वो काम कहीं ना कहीं जरूर किया 100%। जो पोलराइजेशन का जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को पोलराइजेशन करने का काम जिस तरीके से कांग्रेस गठबंधन ने किया तो वो शायद उनका उस तरीके से नहीं चल पाया, लेकिन दूसरी तरफ जरूर चल गया। और स्ट्राइक रेट जैसे अभी जैसे कि आंकड़े जिस तरीके से और अगर वही मतलब कि उसमें समर्थन में तब्दील होते हैं तो ये मान के चले कि जैसे कि 149 सीट से भाजपा लड़ने के बाद में और 125 से ऊपर पे अगर आगे चल रही है और 200 से ऊपर जो है एक तरह से मान के चलें कि भाजपा गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है, तो ये मान के चलें कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन जो प्रदर्शन रहेगा भाजपा का और सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहेगा। उससे देखिए फर्क क्या पड़ेगा, इसमें रहेगा कि जैसे कि अपने स्वयं के बलबूते पे, और मुझे लगता है कि तो आंकड़े अभी तक के हिसाब से जो नजर आ रहे हैं तो उस हिसाब से स्वयं अपने बलबूते पे और उससे भाजपा गठबंधन जो है भाजपा गठबंधन बनाया गया था, लेकिन उसमें जो है अकेले अपने दम पे अगर मान के चलने की जो मतलब मैजिस्ट्रेट है 145 था उसको क्रॉस अगर सिर्फ अगर भाजपा अकेले कर लेते तो दूसरा क्या रहेगा, जो सहयोगी दल है तो उनके पास में बार्गेनिंग के लिए मचौड़ा नहीं रह जाएगा, तो उसमें एक तरह से जैसे उनको एक तरह से और जैसे मान के चलें कि जैसे मुख्यमंत्री की मांग को लेकर अगर बैठते हैं तो वो चीजें नहीं चल पाएंगे। और सर मुख्यमंत्री एक तरह से मान के चलें जैसे पहले भी था और जैसे कि पिछले जैसे कुछ दिनों से और जो प्रचार का जो तरीका भी था एक नाथ शिंदे का, तो पहले जो शुरुआती दौर होता था तो उस टाइम पे उनके तरफ से शिवसेना के जो शिंदे गुट था तो उनकी तरफ से बार बार मांग ये थी कि शिवसेना शिंदे जो है वही सरकार बनाएगी और पूरे तरीके से एक नाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री किसी पे काबिज होंगे। लेकिन अब जैसे पिछले 5-7 दिन 10 दिन के आसपास ये आ रहा था कि जब नतीजा आने के बाद हम लोग मिल बैठ के तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कितने
बनना है, किसकी सीट ज्यादा उस हिसाब से हो जाएगी। तो एक तरह से मान के चलें कि पूरे तरीके से और भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो इसमें कोई 2000 मुझे फिलहाल नजर नहीं आती। और अब तक का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट और मुद्दे जो जैसे कि जिस तरीके से भाजपा गठबंधन ने और बीजेपी के मैनिफेस्टो में थे, वो कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकार किए। एक नाथ शिंदे की सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसका भी कहीं ना कहीं फल मिलेगा। और जैसे कि फडणवीस और अन्य जो लोग थे जिन्होंने प्रचार किया, और योगी आदित्यनाथ के पीएम होंगे और उसके अलावा अमित शाह, तो इन सब की सफाई जो थी वो सफल रही और कहीं ना कहीं जनता ने एक्सेप्टेंस की मोहर लगा दी है। जी अच्छा दिनेश सर, एक बात जरा ये बताइए, बीजेपी का जो ग्राफ बढ़ा है इतना, उनकी ये सक्सेस, क्या इसके पीछे ये भी कारण है क्योंकि जो क्षेत्रीय दल थे उनमें दो फाड़ हो गई, चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, तो जो प्रदेश की जनता होती है उसमें भी तो थोड़ी विश्वसनीयता की प्रॉब्लम आ जाती है ना, विश्वास कम हो जाता है अगर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर इस तरह से नेता दल बदल करते हैं या अपनी पार्टियों में दो फाड़ कर देते हैं। कांग्रेस का हाल तो वैसे भी बुरा ही था, इसका बेनिफिट मिला है बीजेपी को? जी बिल्कुल मिला है, क्योंकि पूजा जी जैसे कि मान के चलें कि सेना जैसे कि 2 पार्ट्स में होगी, तो ये तो एक अलग चीज है। इसमें देखिए आमने सामने मतलब बहुत सारी, जैसे मान के चलें कि शिंदे सेना और यूबीटी वो करीब करीब मान के चलें 50 से ऊपर सीट्स पे, और क्लोज फाइट थी एक तरह से आपस में। तो जैसे जो भी कैंडिडेट जीतेगा बहुत मतलब थिन मार्जिन से जीतेगा, तो उसका कहीं ना कहीं देखिए दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ इतने वोट हैं उनका विभाजन उस तरीके से कांग्रेस की तरफ नहीं हो पाएगा, तो उसका एक तरफ खिलाफ जो है इसी अलायंस को लगा। उसके अलावा मान के चलें कि कुछ जो अलग से आकर के जो चुनाव लड़ने का काम जैसे हुआ, जो पहले देखने को मिला 237 सीट्स पे बीएसपी का चुनाव लड़ना, और जैसे तीसरी सेना यानी कि राज ठाकरे जो है उनकी सेना जो है उन्होंने करीब करीब 125 सीट्स पर चुनाव लड़ा, वो वोटों का विभाजन जैसे विपक्ष का हुआ। उसके अलावा जैसे कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है, तो उन्होंने करीब करीब 200 सीट्स पर चुनाव लड़ा, तो वो वोटों का विभाजन हुआ। और कुछ और अन्य जो जैसे कि दल थे, जैसे एआईएम है, तो उन्होंने भी तरह उसमें मुस्लिम वोटों का विभाजन हुआ। तो उसका लाभ डायरेक्टली एक तरह के डायरेक्ट बेनिफिट जो जैसे कि ट्रांसफर होता है, वो सीधा सीधा जो है एक तरह से क्लियर कट जो है वो इनको मिल गया बीजेपी गठबंधन को। और दूसरी चीज थी कि जैसे जब कांग्रेस के साथ में गठबंधन जो इनकी यूबीटी का हुआ, तो उसके बाद में एक नुकसान हुआ, तो साथ में एक फायदा हुआ इनको पूरे वाला ठाकरे सेना को, जिसमें कहा कि जैसे हिंदू वोट कुछ उनसे कटे और कुछ इनके विधायक और जैसे एमपी कट करके जैसे कि अलग निकल गए थे। लेकिन ये मान के चले कि जैसे कि मुस्लिम जो वोट्स हैं वो उनकी तरफ बहुत सारे शिफ्ट हुए, और वो मुस्लिम वोट एक तरह से मान के चले कि कांग्रेस की तरफ से कट के गए अपने अलायंस पार्टनर के पास में। लेकिन कहीं ना कहीं वोटों का विभाजन होगा, जैसे अगर 100 है तो 100 में से अगर 40 उधर चले गए, 25 कहीं और चले गए, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है उस तरीके से बन नहीं पाई। और उसमें मुस्लिम वोट्स हैं काफी तादाद में पहले से बढ़त मुझे नजर आती है कि भाजपा गठबंधन को मिले। तो उसमें यही चीजें कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल जो है उनका जो आपस में जो टूट फूट थी और आपस में जो इनका मतलब उस तरीके से एक रास्ता नहीं थी, समरसता नहीं थी, उस चीज का फायदा जो है सीधा सीधा एक तरह से भाजपा गठबंधन को मिला। तो अभी जो स्थिति नजर आ रही है, जो रुझान नजर आ रहे हैं, मैंने इलेक्शन कमीशन का डेटा जब निकाला तो 125 सीटों पर तो बीजेपी के कैंडिडेट से आ गया। हालांकि बहुमत का आंकड़ा इन्होंने एज अ सिंगल पार्टी पार नहीं किया है। और जो शिंदे गुट की शिवसेना है 55 सीटों पर उनके कैंडिडेट आ गए। अजीत पवार के एनसीपी के 35 कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ये जो क्षेत्रीय दल है, क्योंकि अब अगर सरकार इनकी बनेगी तो फिर सवाल वही होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि ऐसा फेस तो प्रोजेक्ट किया नहीं किसी भी अलायंस ने। तो ये जो क्षेत्रीय दल है, क्या ये बार्गेनिंग की पावर में होंगे कहीं? देखिए जैसे मैंने पहले बताया पूजा जी, मतलब बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। तो लेकिन जैसे ये मान के चलें कि आंकड़े और बढ़ करके, और मान के चलें जैसे कि अगर 140-45 के आसपास अगर बीजेपी स्वयं अपने कर लेती है, और बहुत कम अगर उसमें अगर बनता फासला बढ़ता है 145 का मैजिक जो अगर उसको टच करने में, तो उसे मान के चलें कि दोनों ही जैसे कि जो गठबंधन के, जैसे मैं स्पष्ट बता रहा हूँ चीजों को, कि जैसे एनसीपी अजीत जो है वो और उस तरीके से एक नाथ शिंदे, तो जैसे कि हमको लगता है जैसे कि अगर भाजपा मुस्लिम है कि 10 विधायक की आवश्यकता है अगर को टच करने में, तो उसमें किसी को भी ले सकते, तो उसके इसमें दोनों बैकफुट पर रहेंगे। हाँ। अगर ज्यादा अगर एक स्थिति के 90-95 के आसपास अगर भाजपा की सीटें रहती, और उसके इसमें जैसे कि दूसरे दल जो है दोनों लगता है कि हमारी आवश्यकता ज्यादा है, तो उसके इसमें बार्गेनिंग की उनकी तरफ से पावर जो है बढ़ जाती है, और बार्गेनिंग जो है करते हैं और मुख्यमंत्री अपना बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 10-15-12 सीट की अगर आवश्यकता अगर पड़ती है, तो उसके इसमें मान के चले हैं कि इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं बचेगी, और उस तरीके से वोट देखेंगे और समझ लेते बात देते, और उन्होंने बहुत समझदारी से मतलब काम लिया। और निर्णय मुझे लगता है उसी तरीके से होगा कि मिल बैठ के हम लोग बात करने के बाद में जिसके जैसे विधायक आएंगे उस हिसाब से करके हम लोग तय कर लेंगे कि किसका मुख्यमंत्री बने। ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास कांग्रेस नेता मुन्ना खान जी भी कनेक्ट हो गए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं आप। मुन्ना खान जी, ये जो महाराष्ट्र के आंकड़े फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं और बहुत ही डिफरेंस आ गया है, तो 170 सीटों का आ गया है आपके महाअघाड़ी और महायुति के बीच में, कहाँ कमी रह गई है? देखिए ये रुझान है, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। अभी दूसरे
राउंड की गिनती समाप्त हुई है, तीसरे राउंड की शुरुआत है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगा, थोड़ा समय देखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, महाविकास आघाड़ी गठबंधन ये चुनाव लड़ा, वो काबिले तारीफ है। चुनाव में कोई किंतु परंतु नहीं। आपको समझने की बात होगी कि वहाँ बेसिक मुद्दे उठाए गए महाविकास आघाड़ी के द्वारा, चाहे बेरोजगार युवा की बात हो, किसान की बात हो, चाहे माफिया डॉन की बात हो, या भारतीय जनता पार्टी के उगाही की बात हो। सभी मुद्दे अहम थे और सभी मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा। आपने सामने देखा कि सामने किस तरीके से चुनाव लड़े गए, किस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे, कभी शमशान, कभी कब्रिस्तान, कभी 80, कभी 20, कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान। इस तरीके के नारे को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी 3-4 राउंड के बाद आपको इतनी पीछे दिखाई देगी जो भारतीय जनता पार्टी ने भी अनुमान नहीं किया होगा। तो मैं ये कहता हूँ थोड़ा सा धीरज रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, मैं ये कहूँगा कि अगर हार हुई है, अगर हार हो रही है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसी के बहकावे में हम मुद्दे नहीं छोड़ेंगे। यही हुआ जो आज इनको वोट दे रहे, कल यही युवा इनसे पूछेंगे कि बताइए आपको जो मैंने वोट दिया तो आपने क्या विकास किया, क्या यही शमशान कब्रिस्तान की राजनीति चलेगी? इस तरीके की बातें होगी। बस थोड़ी सी धीरज रखने की जरूरत है। दूसरी बात मैं बता दूं, आंकड़े जिस तरीके से हरियाणा में थे, आप देखिए हरियाणा में लगभग 75 सीट प्लस पे कांग्रेस आ रही थी, रुझान बता रहे थे, लेकिन लास्ट में टाइम क्या हुआ, 12 बजे के बाद क्या हुआ, मैं समझता हूँ यही यथा स्थिति महाराष्ट्र में होने वाली है। बस थोड़ी सी धीरज रखने की जरूरत है। तो आपको लगता है कि कोई चमत्कारी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर अगर यही नतीजा आएंगे बाद में तो फिर ईवीएम को दोष भी दिया जाएगा? नहीं, अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी दल, महाविकास आघाड़ी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी के 5 सिस्टम से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मसल से, पावर से, पैसे से, मीडिया से, मशीन से। तो हमारी लड़ाई 6 से है, सवाल ईवीएम का नहीं है। हाँ, एक बात आप जरूर कह सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो मुस्लिम एक समुदाय, एक जात है, उसको किस तरीके से बंदूक के बल पे, असलहा के बल पे, रिवॉल्वर के बल पे, लाठियों के बल पे किस तरीके से रोकने का काम किया। और ये पूरे देश ने देखा कि एक तानाशाह सरकार किस तरीके से एक समुदाय को, जो वो तानाशाह समझती है कि ये समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती, उस समुदाय को कहीं ना कहीं बैरियर लगा करके, गली में नाका बंद करके, पोलिंग बूथ पे डंडे मार करके भगाया गया। तो मैं ये समझता हूँ ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या है, और इस तरीके से चुनाव नहीं लड़े जाते। पर मुझे ये नहीं समझ में आता सर कि आप तो जो जनता से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं आप, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं आप। जनता समझती नहीं है क्या इन मुद्दों को? वो चुन उसी नैरेटिव को रहे हैं जो वो सेट कर रहे हैं। नहीं, जनता इन मुद्दों को समझती है, लेकिन ये सरकार नहीं समझती। जिस तरीके से सरकार आज बल का प्रयोग करती है, जिस तरीके से आज शासन प्रशासन दोनों मिले हुए हैं, जिस तरीके से एक संस्था जिसके एक नाम चिन्ह हुआ कर। मुन्ना खान जी को दोबारा से कनेक्ट करिए। दिनेश सर, आपको रुक करना चाहती हूँ मैं। वो उनका कहना ये है कि शासन प्रशासन मिला हुआ है, इस वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाते। चलिए मुन्ना खान जी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए, आप अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो। दिनेश सर, मैं आपका रुक कर रही हूँ। अब जब कांग्रेस जहाँ तो जीत जाए वहाँ तो ठीक है, सब जहाँ हार जाए वहाँ पर ईवीएम का दोष होता है, शासन प्रशासन का दोष होता है। क्या आपको लगता है सच में यहाँ शासन प्रशासन का ही दोष होता है, या मुद्दों को ही अच्छे से नहीं भुना पाते हैं कि प्रदेश की जनता उनके हित में जाए? देखिए, जिस सीट पर जैसे जिक्र कर रहे हैं मुन्ना खान, तो देखिए उस सीट पर पूरे तरीके से पूछा थी, मैं बताऊँ कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है उसी सीट पे रहा है। और दूसरा गाजियाबाद की जो सीट है जहाँ पर बीजेपी जीतने के उसमें आसार में है और जीतने के उसमें आगे बढ़ रही है, वहाँ पर सबसे कम वोटिंग हुई। हाँ। इसको क्या कहना चाहेंगे? तो ये कहने की बातें अलग होती हैं। दूसरा इसके अलावा जैसे कि चुनावी हिंसा की भेंट एक जो है मासूम जो चढ़ गई, और उसके बारे में जैसे मैं किसी दल का नाम नहीं लेता, लेकिन उसके बारे में बताया कि प्रतिपक्ष का कोई दल था तो उनको वोट नहीं देने के बारे में जब बोला गया तो उस बेचारी का मतलब खून कर दिया गया था, और आकर के कुछ गुंडे थे उन्होंने उसको मार करके और मतलब पटक दिया था। तो उसी के बारे में कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे कहीं ना कहीं जनता के बीच में सब चीजें लेके जब जाते हैं
तो जनता किस करवट बैठती है, जनता किस करवट जो है मतलब अपना जो रुख रखती है, वो सब देखने की बातें हैं। तो बाद में देखिए ईवीएम बेवफा होगी या अन्य कोई चीज इस तरह की डेवलपमेंट ठीक रहा फोड़ना, वो मैं ठीक नहीं समझता। तो अपने तरीके देखिए जैसे कि अब पिछले जैसे जो लोकसभा चुनाव थे उसमें 30 से ऊपर सीटें आने की कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीत जाएंगी। हाँ। लेकिन उसके बाद भी इंडिया गठबंधन के एक अहम दल ने अगर इतनी सीटें कर जीती तो उस वक्त तो ईवीएम पे कोई ठिकाना नहीं पड़ा गया, उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और आज अगर देखिए कि उपचुनाव में यानी उपचुनाव में वाले इतनी सीटें हैं जैसे कि एक लोकसभा सीट में जितनी होती है मतलब जितनी होती है विधानसभा होती है, तो उसको देख के मान के चलें कि 9 सीट्स पे और उसमें से अगर मान के चलें कि 6 सीट के आसपास फिलहाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें भाजपा जो है वो आगे चल रही है। तो उसको लेकर के अगर ये बताते हैं उसमें ठीकरा फोड़ने का होता है, तो वो मैं नहीं समझता कि उसमें इस तरह की बातें करनी चाहिए। जनता को जो आप मुद्दे लेके और जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, बात खत्म हो गई, उससे आगे तक लेके जाइए। अच्छा सर, झारखंड के बारे में बताइए जरा। यहाँ पर घुसपैठियों का मुद्दा भी बड़ा उठाया गया इन चुनावों में, वो ज्यादा क्या चला नहीं है? ट्राइबल्स के आइडेंटिटी वाला जो मुद्दा था वो ज्यादा चल गया है। देखिए झारखंड की जहाँ तक बात है पूजा जी, देखिए मैं ट्राइबल्स के मतलब उसमें तासीर के बारे में बताता हूँ कि ट्राइबल जो है वो पूरे तरीके से जैसे मान के चले कि शिबू सोरेन जी की जो लेगेसी है, जैसे कि हेमंत सोरेन है, तो उनके पिताजी जो थे तो उनकी तरफ जो वफादारी है वो कहीं ना कहीं काम करती है। जैसे बीच में जेल गए तो जेल जाने पर ठीक है भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उनके साथ नहीं रहा कि बचेंगे के विचार को। जैसे कि जो ट्राइबल बिल्कुल रिमोट इलाकों में रहता है तो उनके लिए अभी भी जैसे जो अगर मान के चले कि कोई किसी वक्त जैसे कोई प्रधानमंत्री आज से 20 साल पहले, तो वो आज भी उनके लिए प्रधानमंत्री वही है और बहुत एक तरह से सीधा साधे लोग होता है, तो उनके दिमाग में जो फीड कर दिया कि चीजें वही उस तरीके से हैं। और उनके बीच में जाके उन्हीं के समाज का और उनके गुरुजी जो हैं उनका बेटा जाके बोलेगा कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय है और जाकर के अगर 4 आंखों का धोने का काम किया जाता है तो वो अपने तरीके से उसी तरफ ले लेंगे और उसमें मुद्दे वगैरह सबके गौण होते हैं। तो ये ट्राइबल जो बेल्ट है उसका 26 से 27% जैसे कि जो वोट है तो उसमें से ज्यादातर जो है हेमंत सोरेन को। और दूसरी बात एक और होती है कि जैसे किसी समाज में या ट्राइब में एक बड़ा नेता मान लिया था, उसका तो दूसरे जितने जो होते हैं वो उसके पीछे होते हैं। तो अभी मान के चलिए कि ट्राइबल बेल्ट में हेमंत सोरेन जो है ट्राइबल मतलब सबसे बड़े नेता है वहाँ पर झारखंड में, तो उनको लेकर के और साथ में जैसे कि झारखंड कैसे प्रदर्शन, झारखंड में कांग्रेस कैसे प्रदर्शन करती है वो देखने की बातें हैं। पिछली बार जैसे 30 सीटें थी जेएमएम की और जैसे मान के चले कि कांग्रेस की उनकी मेरे ख्याल 16 के आसपास थी। तो अभी जैसे अगर उस तरीके से अगर पहले पिछली बार के फिगर को देख के चले, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन इतना नहीं रहा, लेकिन वो चीजें अलग बात थी। लेकिन वहां पर जो चीजें हैं क्षेत्रीय जो है वो चीजें चलेंगी कहीं ना कहीं। और जैसे ट्राइबल जो है तो ट्राइबल जो है उनका पूरा वोट शिफ्ट हो गया। दूसरा जैसे एक मतलब जैसे कि मान के चले कि जैसे कि मतलब जो 26% ट्राइबल और 15 से 16% जो है मुस्लिम वोट, तो इकट्ठे बल्कि 41% वोट्स के आसपास है। और दूसरे अन्य जातियों के जो वोट है वो भी कहीं ना कहीं जैसे कि जेएमएम के अन्य पार्टी से कांग्रेस से जुड़े हैं, तो इस तरीके से करके कहीं ना कहीं जो समीकरण हुआ तो 15% वोट है उसमें से अगर ज्यादातर वोट अगर गया तो समीकरण इन्होंने यही बनाने की कोशिश की थी कि अपने तरीके से किस तरीके से पोलराइज करें। पोलराइजेशन का मुद्दा जो है उस तरीके से काम किया। ठीक है, पोलराइज तो करने की हर इलेक्शन को कोशिश की जाती है, हालांकि कितना पोलराइज यहाँ झारखंड में हो पाया है नहीं है देखना होगा।